ठीक है भाई लोगों, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन पर्यावरण से। तो पर्यावरण की परिभाषा अपन लोगों ने देख ली है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर जो फैला हुआ वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पीएससी के हिसाब से लिखने के लिए ना उतनी सफिशियंट नहीं है। मान के चलो अगर 2 मार्कर या 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो आया, तो उसमें अगर अपन ये परिभाषा लिखेंगे तो हो सकता है उसमें आधा ही नंबर मिले। ठीक है ना। तो अपन जो परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, 86 का जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग अपन परिभाषा लिखेंगे। 1 मिनट रुका। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा दी गई है, क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं उसमें। इस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु और भूमि सम्मिलित हैं तथा वह अंतर संबंध भी जो जल, वायु, भूमि एवं मानवों, अन्य प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवी और संपत्ति के बीच में विद्यमान है। यह संबंध क्या है, पर्यावरण कहलाता है इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। यह परिभाषा बहुत ब्रॉड है जिसमें हर चीज को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि जल, जो 5 फैक्टर होते हैं, पंचभूत जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या क्या होते हैं, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। ठीक है, तो ये पंचभूत होते हैं, वो ही इसमें शामिल है। जल, वायु, भूमि हो गया। ठीक है, और वह अंतर संबंध भी, अंतर संबंध मतलब इंटर रिलेशन, क्या चीज है ये, अंतर संबंध क्या होता है, हाँ, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मान के चलो भूमि और जल कैसे संबंधित है, भूमि में से जल निकालते हैं, या फिर समुद्र की या तालाब की बात करें तो भूमि पर ही जल है। ठीक है, एक संबंध तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये जैसे ही अंदर जाता है तो पेड़ पौधे उगते हैं तो उसी जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर संबंध, इस टाइप से जो भी जल, वायु, भूमि एवं मानवों, इनके अंदर जो अंतर संबंध है, इससे और डीप में जाएंगे अन्य प्राणियों, जो भी अदर प्राणी है वो, और जैसे पादप हो गया, प्लांट्स, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो नग्न आंखों से नहीं देख पाते अपन, मेनली वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, ये हो गए हैं सूक्ष्म जीव, और संपत्ति के बीच में विद्यमान हैं। ठीक है, संपत्ति को जब भी अपन नॉर्मली अपन परिभाषा देखते हैं, जो भी अपन परि प्लस आवरण बात करते हैं, तो उसमें संपत्ति इंक्लूड रहता है। लेकिन जब हम मेन से लिखते हैं उसमें अगर शब्द अपना इनपुट हो जाता है तो वो शब्द से उत्तर और जो बात होती है वो भारी हो जाती है। ठीक है, तो संपत्ति को भी इसमें कोरिलेट किया है। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा इनके बीच विद्यमान अंतर संबंधों को प्रभावित करने वाले, इनके बीच अंतर संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी कारक मानव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति एवं उनकी पारस्परिक क्रियाएं मानव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, यही शब्द हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। मानव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति एवं उनकी पारस्परिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।
ठीक है। अच्छा, पर्यावरण जो शब्द है, परिभाषा हो गई, लिख लिया। ये मेन परिभाषा है जो अगर आएगी तो हमको यही लिखना है, मेंस में अगर पूछी जाएगी तो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार ये परिभाषा है, ठीक है। धारा 2 जो है, बहुत सारे जो अधिनियम रहेंगे उनकी धारा 2 में पर्यावरण मतलब परिभाषाएं जो रहती है धारा 2 में ही रहती है, तो आप लिख लेना उसकी धारा 2 के अनुसार। ये हो गया। पर्यावरण शब्द जो है, टर्म कौन सी भाषा की है ये क्वेश्चन आ चुका है। पर्यावरण शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? तो पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया, ठीक है। फ्रेंच भाषा के एम्बेरॉन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? आवरण, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं परि प्लस आवरण, ये हो गया आवरण, तो इस आवरण का ही है एब्रॉन, ठीक है। तो लिख लीजिए पर्यावरण डैश फ्रेंच डैश एब्रॉन, ठीक है। जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से निकला हुआ है। ठीक है, आगे चलें। आगे बात करते हैं और जो पर्यावरणविद रहते हैं उनने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। ये परिभाषाएं जैसे ये रहता है जब अपन मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो उसमें परिभाषा तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलो उनने पूछा पर्यावरण क्या है, तो हमको जो आता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आपके अकॉर्डिंग पूछता हूं कि आपको क्या पता है, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपको इतना पता है, ठीक है। तो लिख तो हम वो भी सकते हैं, लेकिन सामने वाले को हो सकता है जचे ना जचे, लेकिन अपन को क्या चाहिए? अपन को तो नंबर चाहिए भाई, अपन को जचने से मतलब ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं? अपन उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर नहीं लेते, अपन बोल देते हैं भैया पर्यावरण की परिभाषा एच फिटिंग के अनुसार ये है, उन सभी प्रभावकारी दशाओं का कुल योग जिसमें जीव निवास करता है वातावरण कहलाता है। अब भाई तुमको अगर कोई दिक्कत हो तो एच फिटिंग से पूछ लेना कि उसने ये क्यों कहा, और उसने कहा था, हमने पढ़ा था, लिख दिया, अब तुम जानो और फिटिंग जाने, ठीक है ना। तो इसलिए परिभाषा जो है अपन किसी के रेफरेंस में देते हैं। मान के चलो किसी ने कुछ कहा, अपन जब गॉसिप करते हैं, कोई बात होती है तो अपन ये पूछते हैं, अच्छा बता तुझसे किसने कहा? अच्छा उसने कहा, रुक जा उसको देखता हूं मैं। तो अब अपन नहीं रहे, अब वो जाने और ये जाने, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, ऐसे ही मैटर इसमें है। तो अपन जो परिभाषा देते हैं, या तो सीधा पूछा जा सकता है कि एच फिटिंग के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है, तो ये परिभाषा है, ठीक है। एजी टांसले के अनुसार क्या किया जाता है, कौन सी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है। और जिसबर्ट ने क्या परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी है। तो ये आ सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। बाकी पढ़ने के लिए जरूरी है, तो एक बार एक रीडिंग आप लोग मान लेना। वनडे एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि एच फिटिंग, एजी टांसले, जीपी जिसबर्ट, ये पर्यावरणविद है, ठीक है। ये मेन पर्यावरणविद है। एजी टांसले जो है, इनने एक टर्म दी है इकोसिस्टम, एजी टांसले, ठीक है, लिख लेना। एजी टांसले ने कौन सी टर्म दी है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये परिभाषाएं आप लोग लिखना मत, पीपीटी शेयर करेंगे तो उसमें से पढ़ लेना। चलें आगे। पारिस्थितिकी के जनक लिख लो भैया, एजी टांसले 1935। एजी टांसले थे कौन में से? पर्यावरणविद तो थे ही। एजी टांसले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द का प्रचलन किया था, मतलब उन्हें टर्म दी थी, ठीक है। और इनने से क्या कहा था कि जीव और उसका पर्यावरण एक अविभाज्य इकाई बनाते हैं। अविभाज्य इकाई से मतलब क्या है? एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जो कि अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये किसने कहा है कि पर्यावरण, जीव और उसका पर्यावरण एक अविभाज्य इकाई है? तो ये कहा है टांसले साहब ने,
याद कैसे रखोगे? जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, सुना है ना, टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो वो अलग नहीं होते, तो ऐसे याद रख लेना कि अविभाज्य इकाई एजी टॉन्सिले ने कहा है। ठीक है, और शब्द जो है सबसे पहले इनने ही दिया था, पारिस्थितिकी का। डन। 1935 में ये तीनों चीजें लिख लो। एजी टॉन्सिले डैश 1935 डैश इकोसिस्टम डैश जीव और उसका पर्यावरण एक अविभाज्य इकाई है। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं पर्यावरण की विशेषताएं। क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ता है तो ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब बढ़ता है, या तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, ये तो फैक्चुअल रहेगा या फिर कंसेप्चुअल रहेगा। ठीक है, फैक्चुअल में रहेगा तो क्या पूछेंगे, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, तो एजी टॉन्सिले ने दिया है। कंसेप्चुअल रहेगा तो पूछेगा कि पर्यावरण की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको अपन देख लेते हैं। अविभाज्य समष्टि, जो जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, सिर्फ आप ये चीजें आप लोग लिखते जाना। आप लोग लिखना पर्यावरण की विशेषताएं, नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1 अविभाज्य समष्टि। अविभाज्य समष्टि का मतलब क्या होता है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप पानी को धरती से अलग कर दो तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो दोनों पर्यावरण नहीं बना पाएंगे। जब सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तभी वो पर्यावरण बनाती हैं। तो पहला क्या है कि पर्यावरण अविभाज्य समष्टि है। बहुघटकीय संरचना है। बहुघटकीय संरचना से क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे घटक होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व भी होते हैं, बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए क्या है कि पर्यावरण बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अगला है समग्र समावेश। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लिख लेना समग्र समावेश। समग्र से मतलब होता है सबको हम कलेक्टिव में ले लेते हैं। अगर पर्यावरण से आप एक एक चीज को अलग करो तो वो पर्यावरण नहीं रह जाएगा। सभी चीजें मान के चलो, शेर है, यहाँ पर पौधे हैं, चींटी है, टाइल्स है, ईंट है, लाइट है, इन सब चीजें जब एक साथ में रहेंगी तभी ये पर्यावरण कहला पाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया पर्यावरण की विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं। समग्र समावेश। समग्र समावेश पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, इसमें एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेंगे अपन कि भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। ये डायग्राम ऐसा ही का ऐसा बनाना, ठीक है, पहले समझ लो फिर बनाना, रुक जाइए। लिखना जब मैं रुक जाऊं तब लिखा करो आप लोग, जब तक समझा रहे हैं तब तक समझ लो, क्योंकि समझ लोगे ना तो चीजें अंदर तक बैठ जाएंगी। अगर नहीं लिख पाओगे तो भी जैसे क्वेश्चन आता है तो क्लिक कर जाता है कि यार ये बताया होगा था। भौतिक पर्यावरण में पहले भौतिक होता क्या क्या है, किस चीज को हम भौतिक बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, फिजिकल चेंज, मैंने कहा भौतिक परिवर्तन, उसका आपने अंग्रेजी बता दिया फिजिकल चेंज। हाँ हाँ, फिजिकल चेंज ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वो होते हैं फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन जैसे होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं भौतिक की। तो भौतिक क्या होता है, कोई भी चीज फिजिकल, जो चीज दिख रही है, जो चीज महसूस करने में आ रही है, हाथ से छूने में आ रही है, वो चीज फिजिकल है। ठीक है, तो फिजिकल पर्यावरण में क्या क्या आता है, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है, जिस पर जमीन है, जो जमीन वाला एरिया है वो कहलाता है स्थल मंडल। वायुमंडल क्या होता है, जो जमीन के ऊपर वाला एरिया है, जो खाली स्पेस है, वो कहलाता है वायुमंडल। तीसरा है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है, जमीन के ऊपर जो जल है, चाहे वो तालाब हो, झील हो, समुद्र हो, वो जलमंडल में आ जाता है। ठीक है, पर्यावरण का अगला जो फैक्टर है वो है जैविक पर्यावरण, प्रकार है वो जैविक पर्यावरण। अब जैविक पर्यावरण में कौन कौन सा आ जाता है, या तो वनस्पति होगी, मतलब पेड़ पौधे होंगे, या फिर जंतु होगा। जंतु में हम भी जंतु हैं, शेर भी जंतु, चींटी भी जंतु है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये भी जंतु है। ठीक है, तो या तो वनस्पति होगा या जंतु होगा। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक हो जाएगा और एक आर्थिक हो जाएगा। सामाजिक पर्यावरण मतलब जो हम लोगों के संबंध रहते हैं सामाजिक, वो सामाजिक पर्यावरण है। जो जंतु जंतु के बीच में जो संबंध रहते हैं उनको सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। आर्थिक पर्यावरण किसको बोलते हैं, जहां पर इकोनॉमिक रिलेशंस आ जाते हैं वो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आने लगता है।
ठीक है, ये भी यही चीजें हैं। एबायोटिक और बायोटिक मिलकर पूर्ण पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ये टर्म फैक्ट लिख लेना। पूर्ण पारितंत्र का निर्माण कौन करते हैं? बायोटिक और अबायोटिक सेक्टर। लिख लीजिए ये लाइन। स्पीड ठीक है या और तेज करें? आप लोगों के हिसाब से बताइएगा, है ना। इतना भी नहीं करना, कम कर देते हैं। इतना ठीक है। ये वाला चित्र बना रहे हैं आप लोग? अरे यार, ये लो भैया। आगे चलें। ये वाली लाइन लिख ली। इस वाली लाइन के बाद अपन देखेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं, जैव एवं अजैव घटक क्या होते हैं। जैव घटकों में क्या क्या शामिल होता है? पादप, प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोरा क्या होता है? अरे यार, पादप हो गया फ्लोरा और जंतु हो गया फौना। पर्यावरण की जब जो टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं तो प्लांट और एनिमल नहीं बोलते हैं, फ्लोरा और फौना ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो फ्लोरा मतलब फ्लावर से समझ लेना, तो याद रहेगा कि पादप की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा बच्चा फौना, तो वो जंतु ही होगा। ठीक है। दूसरा आ गया सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हो गया मनुष्य। ये हो गया जैविक घटक। नहीं दिख रहा है क्या? जैविक घटकों में शामिल है पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, मनुष्य। लिखा? अजैविक को मत लिखना, अभी जैविक को ही लिखना। अभी और चीज बताऊंगा इसमें। हो गए सबके? ठीक है। ये बायोटिक और अबायोटिक ये चीजें हैं क्या? ये फैक्टर्स हैं, मतलब घटक हैं। ठीक है। घटक क्या होता है? फैक्टर्स, कंपोनेंट्स। ये वो चीजें हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं। जो जीवों को प्रभावित करते हैं ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है। अब एक चीज इनमें होती है बायोस्फीयर। शब्द लिख लीजिए, बायोस्फीयर। क्या होता है बायोस्फीयर? इसको बोलते हैं हिंदी में जीव मंडल। क्या होता है जीव मंडल? जीव और मंडल, मंडल मतलब एरिया, जीव मतलब जीव, ऐसा एरिया जिसमें जीव रहता है, जीव मंडल। ठीक है। तो लिख लीजिए टर्म जीव मंडल। जीवन का वह क्षेत्र जहां पर जीव पाए जाते हैं, बायोस्फीयर, जीव मंडल इसको बोलते हैं। जीवन का वह क्षेत्र जहां पर जीव पाए जाते हैं।
देखो, अपन ने जब अपन पर्यावरण पढ़ रहे थे उसके टाइप कहते थे, उसमें 3 चीजें पढ़ी थी, मतलब 3 गोले समझ लो। एक गोला ये क्या हो गया, जलमंडल। एक गोला ये हो गया, हाँ वायुमंडल कह लो, अगला गोला हो जाएगा, ये हो गया स्थलमंडल। ठीक है, तो इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र जहां पर तीनों चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है, ये हो गया अपना बायोस्फीयर। ठीक है, इन तीनों के बीच का जो जीवन जीने योग्य हिस्सा है वो कहलाता है अपना बायोस्फीयर। ठीक है, ये चित्र बना लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया, ठीक। बायोटिक फैक्टर में अपन लोग देख रहे थे, अब देखो इनका अंतर संबंध कैसा होता है, ये जो, अरे यार भाई यार, पेन कैसे आएगा सर? हाँ? अरे यार, तो लिखना तो हमको दोस्त में ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दिख रहा है जैव घटक। पादप क्या काम करते हैं? पादप प्लांट्स, बायोटिक घटक में पादप जो होते हैं उनका क्या कार्य है? हाँ? उत्पादक। ठीक है, पादप के आगे लिख लो उत्पादक। उत्पादक क्या करते हैं? पर्यावरण में इनका काम भोजन बनाना है, एनर्जी जनरेट करना है। ठीक है, तो ये हो गए हैं पादप। जंतु, जंतु क्या है? उपभोक्ता, डैश करके लिख लीजिए उपभोक्ता। ये क्या खाएंगे? या तो पौधे को खाएंगे या फिर जंतु को ही खाएंगे। इसमें हम लोग भी आते हैं, है ना। अगला है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक और होता है, एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, और तीसरा क्या होता है? स्कैवेंजर्स। हिंदी में अपघटक। ठीक है, सूक्ष्म जीव के आगे लिख दीजिए अपघटक। ये क्या करते हैं? जो मृत पदार्थ होते हैं उनको विघटित करके वापस एनवायरनमेंट में मिला देते हैं ताकि वो एनर्जी सर्कल में फिर से जुड़ जाए। एनर्जी का एक नियम दिया है, 10% लॉ जिसको बोलते हैं। किसने दिया है? हाँ? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम है जो दिया है, 10% लॉ जिसको बोलते हैं, वो किसने दिया है? लिंडमैन ने। गुड, ठीक है, ये इतना हो गया। चलो भैया आगे चलते हैं। इसके बाद में इनकी जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जैसे सहजीवन, सहभोगिता वगैरह, वो अपन अगले टॉपिक्स में देखेंगे डिटेल में। और ठीक है, आगे चलें। अब आते हैं अपन अजैविक घटकों पर, एबायोटिक फैक्टर्स पर। फिर जूम नहीं होगा। अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? ऐसे फैक्टर जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट करते हैं जीवन को। ठीक है, वो होते हैं अजैविक घटक। इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें शामिल है जल, वायु, भूमि, मृदा, ताप, प्रकाश, खनिज। प्रकाश आता है भैया, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा फैक्टर शामिल नहीं है? प्रकाश आता है इसमें, लिख लीजिए एक बार। प्रकाश लिख लीजिए। प्रकाश करता क्या है? एनर्जी, एनर्जी देता ना। हाँ, एनर्जी का एकमात्र सोर्स जो है वो हम प्रकाश से लेते हैं। ठीक है,
प्रकाश के सामने लिखिए पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स प्लांट्स ग्रोथ। ताप के आगे लिखिए ताप, टेम्परेचर। जीवों की गतिविधियों को निर्धारित करता है टेम्परेचर। कैसे निर्धारित करता है जीवों की गतिविधियों को? इतनी ज्यादा धूप हो गई, आप लोगों की गतिविधियां निर्धारित हो गई, घर में ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे धूप में, क्रिकेट खेलने नहीं जा पाओगे इतनी धूप में, है ना। तो टेम्परेचर जो है वो जीवों की गतिविधियों को निर्धारित करता है। इसमें एक चीज और नहीं लिखी है, आर्द्रता लिख लीजिए। आर्द्रता क्या बोलते हैं आर्द्रता को? और अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी लिख लीजिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो होती है वो वाष्पन, वर्षा और श्वसन को प्रभावित करती है। वाष्पन, वर्षा, श्वसन। वायु लिखा है, वायु एटमॉस्फेयर, उसके सामने लिखिए परागण व बीज वितरण को प्रभावित करती है। परागण, आवाज आ रही पीछे तक ना? परागण को प्रभावित करती है। क्या, फिर से बोलिए। वाष्प करता है ना, प्रकाश करता है। प्रकाश क्या करता है? मेनली प्रकाश हीट को लेके आएगा। हीट को लाया, एक स्थान पे हीट पड़ी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, वो टेम्परेचर गर्म करेगा वातावरण को, तब वाष्पन होगा। ठीक है, वो इंटर रिलेटेड ही है हर चीज। ठीक है, वायु में ही आ जाएगा सारी गैसेस जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। हुआ? कितनी परतें होती हैं भैया वायुमंडल में? अब वायु की बात कर रहे हैं अपन, है ना, हेडलाइन इसके अंदर ही बात कर रहे हैं। कितनी परतें होती? 5 होती ना। याद कैसे रखोगे? मैंने तो सीधा लिख दिया था, क्षोभ, मध्य, सम, आयन, बहिर। लिख दूं क्या? ब्लैंक स्क्रीन। क्षोभ, क्षोभ, सम्मध्य, आयन, बहिर। हाँ, बाह्य या बहिर्मंडल एक ही बात है, जो उसके ऊपर है वो बाह्य मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। ठीक है, ये हो गया। क्षोभ मंडल क्या है? पर्यावरणीय घटनाएं यहां पर होगी, वो हो गया है क्षोभ मंडल। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? लिख लीजिए 62 से -60, 60 से लेके -60 तक टेम्परेचर क्षोभ मंडल का। यस, हाँ 60, हाँ 60 मैक्सिमम, न्यूनतम -60 फ़ारेनहाइट। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें होंगी, जैसे कि गुब्बारा उड़ेगा, बादल आएंगे, वर्षा होगी, ये सब सारी घटनाएं इसी में ही होती हैं। ठीक है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 60 से यार -60। ठीक है, ये -60 हो गया। जीरो से 10 मील तक ये रहेगा। अगला कौन सा आ गया? समताप मंडल। समताप मंडल क्यों बोलते हैं इसको? हाँ,
क्योंकि मौसमी दशाएं लगभग समान रहती है, ठीक है। जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं तो लगभग समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ही उड़ते हैं, ठीक है। ये समताप मंडल हो गया। मीजोस्फीयर मध्य मंडल, इसमें ही जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं ना वो जलने लगते हैं। उल्का पिंड जो जलते हुए दिखते हैं वो मध्य मंडल से ही दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हो गया आयन मंडल। आयन मंडल अरोरा ओरियालिस और बोरियालिस सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलियासिस और बोरियालिस, अरोरा। दो प्रकार की होती है, बोरियालिस और एक ऑस्ट्रेलियासिस। बोरियालिस कौन सी होती है? जो कि नॉर्थ, पहले तो अरोरा क्या होता है? अरे वो रील देखी होगी यार आपने जिसमें वो आसमान बहुत सारी लाइट दिखती हैं, कलरफुल, है ना, वो होता है अरोरा, ठीक है, उसको बोलते हैं अरोरा। और जब वो उत्तरी गोलार्ध में जब दिखती है तो उसको बोलते हैं बोरियालिस, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जब कोई देखता है तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियासिस, ठीक है। ये घटना आयन मंडल में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। हाँ, बोरियालिस, हाँ। और नीचे वाला है ऑस्ट्रियालिस। बोरियालिस ऊपर होगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है तो नीचे वाला ऑस्ट्रेलियालिस हो जाता है, ठीक है। तो अरोरा की घटना कहां देखने को मिलेगी? आयन मंडल में। आ से आयन मंडल और आ से अरोरा, ठीक है। मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? मीजोपॉस। यार मीजोपॉस मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, कर्मन लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए। मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की जो लाइन है वो है कर्मन लाइन। एक चीज और इसमें लिख लीजिए, सैटेलाइट जो होंगे ना आयन मंडल में ही देखेंगे, आयन मंडल में ही स्थित किए जाते हैं। लिख लिया सैटेलाइट, और लिख लीजिए। और जो बीच की जो लाइन है वो है कर्मन लाइन। एक लाइन और होती है ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती? समताप मंडल है। ओजोन परत का थोड़ा सा ऐसा है कि क्षोभ मंडल के लगभग थोड़ा ऊपर, कभी कभी ओवरलैप भी हो जाती है, समताप मंडल के निचले वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन लेयर। अब आते हैं बहिर्मंडल पर। बहिर्मंडल में क्या चलते हैं? स्पेसशिप जो दिखते हैं ना वो बहिर्मंडल में ही रहते हैं। इसके बाद के जो भी एरिया, यहां से फिर अंतरिक्ष अपना चालू हो गया भैया, ठीक है। स्पेस शटल वगैरह, स्पेस क्राफ्ट जो रहते हैं वो सब बहिर्मंडल में ही चलते हैं। वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है वो कैसी क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, है ना। इसको अपन हटा दें। ये सेव कैसे होती है कि अपन आगे बढ़ा दें तो ये सेव भी रह जाए पीडीएफ में? नहीं होती, एंड कर दें। अच्छा लास्ट, ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं अपन? गैसों की, है ना। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? लिख लो। इसके बाद कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। लिख लो कितनी है? 21%। ऑक्सीजन हो गई 21%। इसके बाद
आर्गन, आर्गन कितनी होती है? 0.93, 0.93। इसके बाद होती है जलवाष्प, 0.05। जलवाष्प 0.5 से 1% तक पाई जाती है वो जलवाष्प। इसके बाद है नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है ना? नहीं, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ये जल वाष्प लिखा हुआ है, वाष्प अकेला लिख दिया मैंने शॉर्ट में। इसके बाद आएगी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नियोन, हीलियम एंड देन मीथेन। नियोन, हीलियम एंड मीथेन, नियोन, हीलियम और मीथेन। मीथेन, नियोन, हीलियम और फिर मीथेन। नेक्स्ट मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा रहा है अभी तक का? अभी हम लोग क्या करते हैं पर्यावरण का? क्या करते हैं? प्रदूषण ज्यादा करते हैं। तो प्रदूषण क्या है? मतलब बनाना है या मिटाना है? मिटाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। तो हम लोग इस समय जो कंडीशन है ना, हम लोग विध्वंसक बन गए हैं। इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा। विज्ञान एवं औद्योगिकरण से भी आगे बढ़ चुकी है अब अपन लोग। देखो, जब मानव उत्पत्ति हुई थी, जब मानव की उत्पत्ति लास्ट क्लास में हिस्ट्री वाले सर ने आपको बताया था ना, तो जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो हमको कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। धीरे धीरे हमको पता चला कि भाई हम लोगों को खाना भी होता है। ठीक है, तो क्या खाएं? पहले ये तो पता नहीं था कि हम पौधे पत्ती भी खा सकते। तो सबसे पहले हमने खाना चालू किया जीवों को। ठीक है, मारा, जो भी जीव जंतु देखे उनको मारा, आखेट किया। ठीक है, और फिर आखेट किया, आखेट करके सबसे पहले खाया तुरंत का तुरंत, कि भाई अभी भूख लगी तो मारा और खा लिया, कल का कल देखेंगे, पता ही नहीं कल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर पता चला कि यार भूख तो रोज रोज लगती, तो कल भी जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमने उस खाने को इकट्ठा करना चालू किया। ठीक है, तो पहले हम क्या थे पर्यावरण में? आखेटक थे, फिर हम भोजन संग्राहक बने। ठीक है, ये हमारा शुरू में चक्र रहा। इसके बाद फिर हम गए, फिर हमको पता चला कि यार जिन जीव जंतुओं को हम मार रहे हैं, मारने से केवल एक बार ही खा पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको पाल लें तो हम उससे रोज रोज खाना प्राप्त कर सकते हैं। मान के चलो गाय मिली, गाय को मारा, खाया, उसके बाद क्या है, खत्म हो गई वो। लेकिन उनको पता चला कि यार ये दूध भी देती है, हम इसका दूध रोज पी सकते हैं। तो क्या किया फिर इनने? पालना चालू किया, पशुपालन। गाय को, कुत्ते को, ऊंट को, जिसकी जैसी जैसी जरूरत थी उनको हमने पालना चालू किया। पालने के बाद उनका हमने चारण चालू किया। चारण मतलब खिलाना पिलाना उनको। जो घास के मैदान थे हमने उनको इस पे ले जाके रहने लगे और फिर वहां से हमने इनको चराना चालू किया। तो फिर हमारी भूमिका यहाँ पर क्या हो गई? पशुपालन एवं चारण की हो गई। उसके बाद फिर हमने क्या किया?
कि पहले चारण करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो हमने उन्हीं पशुओं का उपयोग काय के लिए करना चालू किया? कृषि के लिए। क्योंकि फिर हम लोगों को पता चला कि यार पादप भी तो खा सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो हमने फिर कृषि करना, फसलें उगाना चालू किया और पौधारोपण भी चालू किया, जिससे कि फल की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर हमारी भूमिका कैसी हो गई? यहाँ पर हम लोग एक काम से समझ लीजिए कि हम पर्यावरण का संवर्धन करने लगे थे, ठीक है। तो संवर्धन में हमारी भूमिका थी। इसके बाद फिर हमको टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे पता चला। फिर आई विज्ञान नाम की एक चीज। विज्ञान ने क्या किया? मशीनें बनाई। मशीन से हमने क्या कर दिए? उद्योग चालू कर दिए, ठीक है। उद्योग से फिर और ज़्यादा प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन। तो जहाँ पर हम संवर्धन कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन पर जो पर्यावरण था उसको हमने औद्योगिकरण से, पहले वातावरण नॉर्मल रहता था, हमने इतना धुआं निकाला कि वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पर हम क्या हो गए? परिवर्तन पे पहुंच गए। प्रेजेंट की कंडीशन ये है कि हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, इतना उत्पादन कर रहे हैं जिसका हम निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या हो गए हैं? पर्यावरण में विध्वंसक की भूमिका पर आ गए हैं। विध्वंसक, ठीक है। तो ये है मानव पर्यावरण का संबंध, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। अब विध्वंसक के अलावा और क्या ही आएगा? इसके बाद अगला जो चरण रहेगा, जब मानव प्रजाति जब खत्म होने लगेगी तो फिर हम उसको बचाएंगे, तब फिर हम बाद में हो सकता है संवर्धक पे लौटें और फिर बाद में क्रिएटर पे लौटें, ठीक है। ये था, इसको लिख लीजिए, बाकी समझने वाली ज़्यादा था ये। सिर्फ आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, मानव पर्यावरण संबंध लिख के ये वाली चीज़ें लिख दीजिए, तो यदि कभी पूछा जाएगा तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा। हुआ? डन? दोहन शब्द समझते हो? दोहन क्या होता है? दोहन जलाना, यूज मतलब उपयोग। हाँ, गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जो पर्यावरण है, पृथ्वी जो है वो मानव के उपयोग के लिए है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। ये कथन पूछा गया था पीएससी के प्री में, ठीक है। उसका मतलब ये था कि भाई हमको जो भी पर्यावरण दिया गया है इसका हमको उपयोग करना है ताकि हम लोग मरने की कगार तक पहुंच सकें, उतनी जीवन जी सकें, ठीक है। लेकिन इतना भी उपयोग नहीं करना है कि हम लोग बचा बचा के रख लें और अत्यधिक दोहन करें, जिसकी हमको जितनी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी उपयोग करें। महत्वाकांक्षा का मतलब यही होता है कि भाई अपनी अपनी जितनी भी पड़े सब कर लो, जितनी भी मन की आकांक्षाएं हैं, जितना भी स्टोर करना है उतना कर लो,
अब हम जब कोई चीज उपयोग करने पे आते हैं तो इतना उपयोग करते हैं। अब जैसे भूमि का उपयोग इस समय कर रहे हैं, भूमि के रेट बढ़ रहे हैं तो इतना भूमि का उपयोग कर रहे हैं कि सारे जंगल काट काट के सब पे अतिक्रमण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी संसाधन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है आवश्यकता से अधिक, तो उसको कहा जाता है दोहन। ठीक है, ये संबंध का विकास है। विकास का क्रम जो मैंने अभी लिखा है वही है। पहला आखेटक काल था, अब पशुपालन काल हो गया है, कृषि काल था जब हम कृषि करते थे, और औद्योगिक काल जिसमें हमने उद्योग लगाया। ठीक है, और अब हम पहुंच गए हैं विध्वंसक की भूमिका में। आगे चलते हैं। ये हो गया अभी तक जितना हमने पढ़ा, ये उसका रिवीजन है 1 लाइन में। सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण दो चीजों से मिलकर बना है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक चीजों से मिलकर बना है। बायोटिक और अबायोटिक से ये क्या होता है, जीवों और उनके भौतिक परिवेश का अखंड योग होता है। ये किसने कहा है जो अखंड होगा? टांसले साहब ने कहा है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, भौतिक, जैविक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण। मानव की इसमें बदलती हुई भूमिका जिसको उपयोग में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम उपभोक्ता थे, आखेटक थे, फिर रूपांतरकर्ता हो गए, फिर परिवर्तनकर्ता हो गए, और फिर अभी जो है विध्वंसकर्ता की भूमिका में हैं। EPA मतलब होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि, उसके परस्पर संबंधों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें मानव है, सूक्ष्म जीव है, पादप है और संपत्ति है, इस सबको भी सम्मिलित किया गया है। एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा के एनवायरन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है आवरण। AG टांसले साहब ने इकोसिस्टम शब्द दिया गया था, जो कि क्या होता है, अविभाज्य इकाई होता है। ठीक है, ये अभी तक इतना पढ़ा, इतना याद है? इतना याद है? अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिकी? यार रुक जाओ, इससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते। चलो पूछ ही लेता हूं ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन है, पर्यावरण किसका योग है? केवल जीवित घटकों का, निर्जीव घटकों का, जीवित, निर्जीव, मानव निर्मित घटकों का, या केवल वायु का? उपरोक्त सभी। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम चीजें जो इसमें इंक्लूड हो रही हैं, जैसे कि जीवित, निर्जीव, मानव निर्मित सभी घटक। ठीक है, तो इनका संबंध। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर, हाँ, बायोटिक फैक्टर ऐसे घटक होते हैं जिनमें जो सेल से निर्मित बने होते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन होता है, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक घटक। अच्छा बताओ, बैक्टीरिया, कवक, तापमान और कीट, सुनाई दिए चारों? बैक्टीरिया, कवक, तापमान और कीट, इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? तापमान। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी, सबसे पहले पारिस्थितिकी होता क्या है? इकोलॉजी। देखो, इको जहां पर भी लॉजी शब्द आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, इको मतलब हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या हो गया? जहां पर पर्यावरण संबंधी घटकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यही पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। इकोसिस्टम
जीव और अजीव पर्यावरण का, जीव और अजीव पर्यावरण का क्रियात्मक तंत्र, जीव और अजीव पर्यावरण का क्रियात्मक तंत्र जीव और अजीव पर्यावरण का क्रियात्मक तंत्र जहां ऊर्जा व पोषक तत्वों का, जहां ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले साहब ने। लिख लो वहीं पे, एजी टॉन्सले। अब लिखो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हाँ, अर्नेस्ट हैकल ने। इससे पहले रिटर ने दिया था। लिख लीजिए, सबसे पहले प्रयोग जो है ई रिटर 1965। ईयर जरूर लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उसी हिसाब से डिफाइन होगा। 1965, अरे नहीं 1865, 1865। ई रिटर 1866। पारिस्थितिकी शब्द, ठीक है। अब लिखिए 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी के रूप में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। (1866) में वो 65 में है ई रिटर, ये 66 में है। 1869 नहीं, 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था ओइकोलॉजी के रूप में अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी जो शब्द है ना, ग्रीक भाषा के ओइकोस प्लस लोगोस से बना। ये तो आगे भी आएगा। ये लिखा है, ठीक है। 85 में ई रिटर ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था
और 1866 में प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल ने इसे ओइकोलॉजीज के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, हेकल को ही पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल। जल्दी जल्दी लिखो भैया। लिख लिया? हो गया? एक चीज और लिखो, डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नेस। अर्नेस्ट नेस। अर्नेस्ट नेस। कहीं कहीं अर्ने भी मिलता है, कहीं कहीं अर्नेस्ट भी मिलता है। अर्नेस्ट नेस। अगला लिखो, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक पी ओडम। पी ओडम। लिख लिया? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव बाबा। हंस रहे यार भाई। देखो, रामदेव मिश्रा। रामदेव बाबा नहीं है ये, रामदेव मिश्रा हैं। रामदेव मिश्रा। हुआ? आगे चलें भैया, लिख लिया हो तो। इकोलॉजी की शाखाएं। अध्ययन की दृष्टि से इतनी शाखाओं में इकोलॉजी को बांटा गया है। स्वपारिस्थितिकी, जिसको क्या बोल लेते हैं, क्या लिखा? आउटेकोलॉजी। आउटेकोलॉजी एकल जीव या एकल प्रजाति तथा उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी, जिसको सिनोकोलॉजी बोलते हैं, जीव समुदाय तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। एक एक करके लिखो। सबसे पहले लिखो स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी जब तो मैं कह रहा हूं ये ऑटो इकोलॉजी है। ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? स्वपारिस्थितिकी। अगर आप शब्द से अर्थ निकालना चाहो तो स्व यानी खुद का, तो अगर कोई एक जीव है उसका अध्ययन अगर अपन देखें तो वो किस में आएगा? स्वपारिस्थितिकी में आएगा। तो इसकी परिभाषा लिख लो, एकल जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। इसमें स्पेसिफिक स्पीसीज रहेगी।
स्पेसिफिक स्पीसीज मतलब विशिष्ट जाति की ही अध्ययन करेंगे अपन। अब आते हैं समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी में क्या करेंगे, हम किसी समुदाय को ले लेंगे। समुदाय मतलब उस एरिया में जो भी उस प्रजाति की जो भी जितनी भी जंतुएं होंगे ना, उन सबको ले लेंगे, उसको हम कहेंगे समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी के अंदर ही पढ़ते हैं हम आबादी पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, किसी क्षेत्र में जीवों की जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि दर का अध्ययन। जैसे जो पॉपुलेशन अभी चल रहा है जनगणना, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उसकी जनगणना कर रहे हैं। तो सेम ये भी वही है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया हमने लिया, उसमें कौन से जीव की कितनी जनसंख्या है, कितना घनत्व है, ठीक है, और उनकी ग्रोथ रेट कैसी क्या है, इस सब चीज का अध्ययन हम करते हैं आबादी पारिस्थितिकी में। अब आते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, कम्युनिटी वाली में पारिस्थितिकी इकोलॉजी ये वाली, इसमें क्या करते हैं, मान के चलो एक एरिया लिया, एक एरिया लिया। अब इस एरिया में जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का जो एरिया है, इसमें जो जो भी जाति प्रजाति मिलेगी अपन को, ठीक है, सबका अध्ययन करेंगे। इसमें सबको कलेक्टिवली इसको अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाया जाएगा अपना समुदाय पारिस्थितिकी। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, कोई पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें अपन पढ़ते हैं ना कि एक जो भी सिस्टम है, मान के चलो यदि जलमंडल का पढ़ रहे हो तो जलमंडल में जितनी भी स्पीसीज है उन सब का अध्ययन, ये पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा। लिख लो पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली, संरचना और उसके जैविक अजैविक घटकों का अध्ययन। डन, लिख लीजिए। जब लिख जाए तो बता देना। हो गया, चलिए नेक्स्ट। पारिस्थितिकी कारक, फैक्टर्स, ये चीजें अपन देख चुके हैं अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल में इनको देख लेंगे। जैसे जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारकों में अभी अपन ने देखा था प्रकाश। प्रकाश क्या कर रहा था, सोर्स ऑफ एनर्जी था ये, ठीक है, ये ग्रोथ कर रहा था पौधों की, ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, खाना बनाएंगे और फिर डेवलपमेंट करके ऊपर बढ़ जाएंगे। इसके बाद आ गया तापमान। तापमान क्या कर रहा था, वर्षा, बाष्पन, श्वसन, इसके लिए तापमान कर रहा था। आर्द्रता भी इसमें से ही एक थी। वायु में अपन ने पढ़ा था, वायु क्या क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है, ये सब चीजें इसमें पढ़ी। तो ये हो गया जलवायवीय कारक होना। दूसरा बात करते हैं स्थलीय कारक। ये बताओ, कारक कारक कर रहे, कारक का मतलब समझ तो पा रहे हो ना कि है क्या कारक चीज, है ना। कारक मतलब एक पर्टिकुलर जो भी चीज जो इफेक्ट कर रही है वो कारक है। अब जैसे इसमें बात करें स्थलीय कारक में क्या है कि स्थल पर कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे एक ऊंचाई होता है, जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगी तापमान क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर जब अगर अपन ऊपर जाएंगे तो लगभग कितना तापमान कम हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर ऊपर गए यहां से सीधा तो कितना तापमान लगभग नीचे गिर जाएगा, कितना, वो आप औसत बता रहे हो पूरे वायुमंडल का, वो नहीं, अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं अभी क्षोभमंडल पर।
लगभग 5 से 6 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर नीचे गया, 5 से 6 या 6 से 7 इन दोनों में से। हाँ हाँ 20 मीटर, 20 नहीं, 20 तो ज़्यादा हो जाता है। 5 से 7 के बीच में जो रहता है उतना नीचे गिरता है, किसी जगह पर 7 गिर जाता है, किसी जगह पे 5 गिर जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर मतलब 1000 मीटर पर। ठीक है। ढलान, ढलान क्या होता है? स्लोप। ठीक है, जो घाटी रहती है, एक चोटी है पर्वत की और एक स्थल है, उसके बीच का जो आड़ा जो एरिया रहता है उसको कहते हैं ढलान। इसके साथ ही हो गया है प्रवणता। प्रवणता भी वही कहलाता है कि एक जगह पर ऊंचाई ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है, फिर तीसरी जगह पे ज़्यादा है, तो उनका ऑन एन एवरेज की प्रवणता कितनी निकल के आ रही, वो प्रवणता कहलाता है। मृदीय कारक, ये है एडाफिक फैक्टर्स। मृदीय कारक मतलब मृदा में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो प्रभावित करती हैं। एक है खनिज, खनिज में क्या क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब खनिज में आ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, अगला फैक्टर कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? मान के चलो कोई जानवर, पशु, पक्षी मरा, मरने के बाद उसको खाने के लिए कौन आएगा? मृतोपजीवी, मतलब ऐसे जीव जो मृत बॉडीज को, डेड बॉडीज को खाते हैं, जैसे चील, कौआ, ठीक है, गिद्ध, ये हो गए मृतोपजीवी। इसी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, वायरस तो नहीं आएगा, बैक्टीरियाज लग जाएंगे, फंगस लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उसको अपघटित करके जमीन में मिला देंगे। तो जो चीज मिटा के उनने उसको खाने के बाद जो जमीन में मिलाई वो कार्बनिक फैक्टर है। और इससे ही क्या बनता है? ह्यूमस पढ़ा होगा आप लोगों ने। ह्यूमस क्या होता है? मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूमरपट्टी, ह्यूमस। ठीक है ना। तो ह्यूमस क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे पत्ती है, पत्ती गिर गई, सड़ गई, नीचे रह गई, लकड़ी सड़ गई, नीचे रह गई, ठीक है, फल का छिकला, गुठली, ठीक है, व्यक्ति मरा, उसका जो मटेरियल रहा वो रह गया, तो ये सब चीज मिलकर ह्यूमस बनाती है, यही होते हैं कार्बनिक पदार्थ। मृदा वायु, जो मिट्टी रहती है उसमें भी वायु रहती है। एक मिट्टी का डेला उठाना, उसको पानी में डाल देना, जैसे ही पानी में डालोगे तो छोटे छोटे बुलबुले 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 ऊपर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मृदा रहती है उसमें छोटे 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 बाष्प कण रहते हैं जो कि वायु के रहते हैं, वही कहलाती है मृदा वायु। आपको पता होगा जैसे बरसात होती उसके बाद परेशान नहीं करते, परेशानी सब तो जानते हो ना, तो वो क्यों करते? क्योंकि पानी जैसे ही गिरता है तो मृदा जो हो जाती है वो दब जाती है, तो उसके अंदर की जो वायु है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको करके मिट्टी को पलट देते हैं ताकि उसके अंदर वायु फिर से आ जाए, ताकि जब हम बुआई नहीं करें तो अच्छे से वायु मिल पाए। मृदा अभिक्रिया, मृदा अभिक्रिया, जो मृदा अभिक्रिया करती है वाटर के साथ में वो मृदा अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जीवीय कारक। जीवीय कारक यानी बायोटिक फैक्टर्स। प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहजीवन, कवक मूल, ये बड़े बड़े टर्म हैं, हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? इडेफोलॉजी या पीडोलॉजी, ये लिख दो भैया, इडेफोलॉजी या पीडोलॉजी, ये मृदा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी, एक एग्जाम में पूछा गया था पीडोलॉजी और एक में पूछा गया है इडेफोलॉजी। ठीक है, और पीडोजेनेसिस, देखो पीडो मतलब होता है मृदा, अब वो जूम करने दिया है वो चलेगा नहीं, पीडो मतलब होता है मृदा। ठीक है, अब लॉजी मतलब होता है अध्ययन, तो पीडो के बाद लॉजी जुड़ गया तो हो गया मृदा का अध्ययन। अब पीडो के बाद जेनेसिस जुड़ गया, जेनेसिस मतलब होता है टू क्रिएट, टू क्रिएशन, ठीक है, मतलब जनन, तो पीडो जेनेसिस हो गया मृदा का निर्माण। दोनों चीजें लिख लो।
लिख लिया? लिख लीजिए। डन? लिख लिया? लिख गया? चलो अब अपन इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अरे भाई आजा आजा। जलवायु कारक, प्रकाश एवं तापमान। प्रकाश एवं पौधे, देखो एक पौधे होते हैं जिनको बोलते हैं अपन हेलियोफाइट। आजा। आपने एक चीज सुनी होगी, दो अवधारणाएं चलती हैं, एक तो हेलियोसेंट्रिक और एक जियोसेंट्रिक। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? हेलियो मतलब होता है सन, हेलियो मतलब होता है सन, और सेंट्रिक मतलब होता है केंद्र। तो अंतरिक्ष की वह अवधारणा, मतलब सोलर सिस्टम की वह अवधारणा जिसमें हम बोलते हैं कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो वो है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। दूसरी अवधारणा है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब जियो यानी धरती, पृथ्वी, पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं, वो है जियोसेंट्रिक। तो अपन आते हैं हेलियो पे। हेलियो मतलब होता है सूर्य, और यहां पर लिखा है हेलियोफाइट। हेलियो मतलब हो गया सूर्य, फाइट मतलब हो गया पौधे। तो ऐसे पौधे जो सूर्य की ओर अनुगामी होते हैं वो होते हैं हेलियोफाइट। ठीक है, लिख लीजिए हेलियोफाइट, सूर्य के प्रकाश में पनपने वाले पौधे। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले या पनपने वाले पौधे हेलियोफाइट। दूसरा शब्द है सियोफाइट। सियो मतलब होता है छाया। तो ऐसे पौधे जो छाया में उगेंगे वो सियोफाइट। भाई ये सीधे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, सियोफाइट कौन से पौधे होते, हेलियोफाइट कौन से पौधे होते। हो गया? आगे चलें? लिख लिया? आगे बात करते हैं। जब अपन प्रकाश की बात कर रहे थे तो प्रकाश क्या कर रहा था? लाइट क्या कर रहा था? ये ग्रोथ कर रहा था। किसकी कर रहा था ग्रोथ? प्लांट्स की। ठीक है, तो ग्रोथ कर कैसे रहा था? क्योंकि पौधे क्या कर रहे थे? खाना बना ले रहे थे। खाना बना कैसे रहे थे? मान के चलो ये हो गई है पौधा और उसकी पत्ती, और ये जल रहे हैं सूर्य महाराज। ठीक है, इनने यहां से सूर्य ने इनको लाइट दे दी। ठीक है, तो ये पत्ती क्या करेगी? इसके अंदर हैं छोटे छोटे छेद। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? वाटर चाहिए, तेल चाहिए, नमक मसाले चाहिए, है ना, सब्जी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अपन को थोड़ी ना चाहिए भाई। हाँ, इनको चाहिए तो उनको बनाने दो। ठीक है ना। तो पत्ती में क्या होता है? पत्ती में होते हैं छोटे छोटे रंध्र। ठीक है, रंध्र से ये क्या लेते हैं? वायु। ठीक है, वायु मतलब कौन सी गैस ले रहे हैं ये लोग? CO2। ठीक है, और इन्हीं रंध्रों से लेते हैं जलवाष्प। सॉरी, एक मिनट, जलवाष्प लेते हैं जड़ों से। जल जो आता है ना, वाष्प नहीं लेते हैं, जल ले लेते हैं ये जड़ों से, और ये आ रहा है प्रकाश ऊपर से।
अब इन सब की क्रियाओं से ये क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के लिए एक उत्तरदायी कारक इनमें होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल के साथ मिलकर ये खाना बनाते हैं। ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया क्या होती है, बनाते कैसे, ये तो हो गया अपना मोटा मोटा समझने का। अब अंदर क्या होता है इस पत्ती के अंदर, पत्ती के अंदर होता ये है कि ये हो जाता है ऐसे करके जूम,